हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कंक्रीटिंग संक्रियाओं के अंतर्गत इसका भंडारण और घन मापन किस प्रकार से किया जाता है। कहा जा सकता है कि कंक्रीट बनाने के लिए जो अवयव प्रयोग में लाए जाएंगे, जैसे सीमेंट, बालू, पत्थर की गिट्टी और जल, जो ये सारे अवयव मुख्य रूप से कंक्रीट बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनका भंडारण करना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर कार्य के दौरान किसी सामग्री को लाना पड़ता है तो उस समय कार्य को कुछ समय तक रोकना पड़ता है। अगर कार्य को कुछ समय तक रोक दिया जाएगा तो उसकी कह सकते हैं कि समय प्रभावित हो जाता है। निर्माण वह 1 महीने में संपूर्ण होना था, कार्य यदि रुक रुक करके चलेगा तो अधिक समय लगेगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि संरचना के लिए जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता होती है उनको कार्यस्थल पर या पास में गोदाम वगैरह बना करके वहाँ पे स्टोर कर लिए जाते हैं। तो हम आज इसी के बारे में देखेंगे कि जो कंक्रीट के अवयव होंगे उनका भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि कंक्रीट के अवयव का भंडारण जो होगा उसमें से एक हमारा सीमेंट होगा, मिलावा होगा और जल होगा। ये जो 3 अवयव हमारे हैं, इनकी भंडारण की आवश्यकता कार्यस्थल पे भी पड़ सकती है या इसको इन सारी सामग्रियों को किसी गोदाम वगैरह बना करके वहाँ पे भी स्टोर किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सीमेंट के भंडारण। तो जो सीमेंट का भंडारण होता है यह एक तो कार्यस्थल पे किया जा सकता है, यानी जहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन कार्य करना है या जहाँ पे निर्माण कार्य चल रही है उस स्थान पे सीमेंट को स्टोर किया जाए, या फिर इसके लिए कोई गोदाम वगैरह का निर्माण किया गया हो और उस गोदाम में इसको स्टोर किया जाए। लेकिन यदि कार्यस्थल पे किया जाता है या गोदाम में स्टोर किया जाता है तो यह सीमेंट वातावरण के प्रति बहुत ही असंवेदनशील है। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है कि इसको वातावरण से बचा करके रखा जाता है, यानी स्टोर तो किया जाएगा लेकिन इस प्रकार से स्टोर करेंगे कि जो सीमेंट के गुण होंगे वह गुण प्रभावित ना होने पाए। जैसे अगर सीमेंट के भंडारण की बात किया जाए तो कोई सीमेंट यदि हमारा है, अगर 3 महीने तक उसको स्टोर करके किसी गोदाम में रखा जाता है तो इसकी जो सामर्थ्य होती है, इसके सामर्थ्य में 20% तक की कमी हो जाती है। अगर वहीं 3 से 6 महीने कर दिए जाते हैं तो यही सामर्थ्य 30% की कमी हो जाती है। अगर 1 वर्ष तक किया जाता है तो अगर 1 वर्ष करते हैं तो 40%, और वहीं 2 वर्ष से यदि सीमेंट पुराना है या 2 वर्ष तक इसको गोदाम में स्टोर किया गया है तो 50% तक सामर्थ्य कम हो जाती है। ऐसे में होता क्या है कि जो सीमेंट का ग्रेड हमारा है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53, ये 3 ग्रेड में सीमेंट हमको मिलते हैं। अब यदि हम 53 ग्रेड का कह सकते हैं कि सीमेंट ले रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए, लेकिन यह जो सीमेंट हमारा है वह यदि 2 वर्ष पुराना है तो ऐसे में उसकी जो सामर्थ्य होगी वह 50% कम हो करके, यानी इसका आधा ही रह जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, लागत हमारी बढ़ती है और जो संरचना बनता है उस संरचना के गुण भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है, और यह जो स्टोर किया जाता है यह बहुत अधिक समय के लिए नहीं करते हैं। अब जो हमारे सीमेंट के बोरे होते हैं उस बोरे पे महीना, यानी किस महीने में इसका निर्माण हुआ है और साल कौन सा है या कौन सा वर्ष है, इस प्रकार से लिखे होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि लिख दिया जाए जनवरी 2021। अगर ये लिखा गया है बोरे पे तो इसका आशय ये है
कि यह जनवरी माह में पैकिंग की गई है और 2021 में, यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में कभी भी इसकी पैकिंग हुई होगी, लेकिन वर्ष वह 2021 ही रहा होगा। तो इससे यह देख करके पता किया जाता है कि जो हम सीमेंट कंक्रीटिंग के लिए प्रयोग करने वाले हैं वह सीमेंट हमारा कितना पुराना है और उसके कौन कौन से गुण प्रभावित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इसी सीमेंट को कार्यस्थल पे भंडारण किया जा रहा है तो उस दौरान हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो परिगत यह कह सकते हैं कि जो कार्यखंड हमारा हो रहा है या जो कार्य निर्माण हो रहा है उसमें जो खपत होता है उतना ही सीमेंट डेली लाया जाए। यानी एक दिन में यदि 10 बोरी सीमेंट की खपत हो रही है तो कार्यस्थल पे गोदाम से मात्र 10 ही बोरी लाई जाए। ऐसे में क्या होगा कि कार्यस्थल पर सीमेंट को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर स्टोर करना ही पड़ रहा है, यानी कार्यस्थल पे सीमेंट को स्टोर करना ही पड़ता है, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं 1 सप्ताह या 7 दिन की सामग्री या 7 दिन प्रयोग होने के लिए जितनी सीमेंट की आवश्यकता होगी उतना ही स्टोर किया जाएगा। और इसको भी इस प्रकार से स्टोर किया जाएगा कि यदि इसको कार्यस्थल पर रखा जा रहा तो वातावरण के कारण या किसी भी प्रकार की नमी के कारण इसके गुण में कोई कह सकते हैं विकार उत्पन्न ना होने पाए। अब जैसे अगर कहा जाए तो कार्यस्थल पे जब हम सीमेंट को स्टोर करेंगे तो इसको हम सीधा सीधा भूमि सतह पे नहीं रखेंगे, क्योंकि भूमि से यह नमी को अवशोषित करके और सीमेंट के गुण को प्रभावित करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भूमि सतह से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे एक अस्थायी व्यवस्था बना लेंगे। या सतह पे ही रखना है तो सतह पे पॉलीथीन की एक चादर बिछा दी जाएगी या स्टील लकड़ी की चादर बिछा दिए जाएंगे और फिर उसके ऊपर हम सीमेंट के बोरे को रखेंगे, जिससे क्या होगा कि यह हमारा नमी भूमि से अवशोषित नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, जब बोरे को हम किसी स्थान पर रखते हैं तो सारे बोरे को आपस में सटा कर रखना चाहिए। सटा कर रखने से क्या होता है कि बोरों के बीच में गैप नहीं रहेगी, तो वहाँ पे वायु की उपस्थिति कम होगी। या फिर कह सकते हैं अगर बोरे को ऊपर नीचे रखा जा रहा है ढेर के रूप में, तो यह 8 से 10 बोरा ही कार्यस्थल पे एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे, क्योंकि अगर इससे अधिक ऊंचाई पे रखा जाता है तो एक तो वहाँ पे उसको रखने में परेशानी होती है, दूसरी वहाँ से उतारने में, और होता ये है कि अधिक ऊंचाई तक हो जाता है तो उसको कवर नहीं कर मिल पाता है। या फिर कह सकते हैं सीमेंट को यदि चट्टों के रूप में रख दिया गया, एक बोरी यहाँ रखा गया, दूसरी बोरी यहाँ, तीसरी यहाँ, ऐसे रखा गया, तो करेंगे क्या कि कोई पॉलीथीन की चादर वगैरह लेकर के इसको ऐसे ढक दिया जाएगा। ये यदि जीएल है तो यहाँ से ढक देंगे। ऐसे में क्या होगा कि नमी से यह प्रभावित नहीं होने पाएगा। अगर यही बात किया जाए कि जो हमारे सीमेंट है इसको हम भंडारण करते हैं गोदाम में, तो गोदाम में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गोदाम की कुछ विशेषताएं दिखाई गई हैं। कहा जा रहा है सबसे पहले कि सीमेंट की जो दीवार होगी उससे सटा कर नहीं रखेंगे, यानी सीमेंट को दीवार से सटा कर नहीं रखेंगे, नहीं तो यह दीवार से नमी को अवशोषित कर लेगी। सीमेंट को सीधा सीधा फर्श पे भी नहीं रखा जाएगा। जो गोदाम होगा उसमें खिड़की नहीं लगे होंगे, रोशनदान भी नहीं होंगे। यदि ये दोनों हैं तो इनको हमेशा बंद करके रखा जाएगा। जो इसमें दरवाज़ा लगाया गया होगा यह दरवाज़ा मध्य में होना चाहिए, यानी कह सकते हैं यदि इस प्रकार से हमारा एक कमरा बनाया गया तो
दरवाज़ा यहाँ पे लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ये कमरा दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर पहले भराव किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सीमेंट को स्टोर कर लिया जाएगा। फिर यहाँ से इसको खाली किया जाएगा और दूसरी लाट जब आएगी तो यहाँ पे स्टोर करके और इस यहाँ से सीमेंट को निकाला जाएगा। यहाँ पे फिर आगे कहा जा रहा है कि जो सीमेंट पहले आया है उससे पहले ही निकालना चाहिए। यानी जब गोदाम में सीमेंट को यहाँ पे रखा गया इस वाले भाग में, फिर दोबारा इस वाले भाग में रखा गया, तो जो पहले इस वाले भाग में रखा गया इसको खाली करेंगे, दूसरे सीमेंट ला करके यहाँ पे स्टोर करेंगे, दोबारा यहाँ से सीमेंट को बाहर निकाला जाएगा। यानी जो सीमेंट इसमें पहले रखेंगे उसी सीमेंट को हम पहले बाहर भी निकालेंगे। अब यहाँ पे एक बात और होती है कि जो हमारा गोदाम होता है उसका प्लिंथ लेवल इतनी पर्याप्त ऊंचाई में होनी चाहिए कि यदि सीमेंट को वहाँ पे लैंडिंग या कह सकते हैं लोडिंग अनलोडिंग किया जाए तो वह सरल हो। जैसे कह सकते हैं अगर जीएल यहाँ पे है और प्लिंथ लेवल यहाँ पे बनाया जाता है और यहाँ पे रूम, तो यहाँ पे किया जाए कि जो हमारी साधन होगी यातायात के लिए ये यहाँ पे इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएंगे कि जब यहाँ से सामग्री को लाई जाए तो इस संसाधन या कह सकते हैं जो साधन सीमेंट को गोदाम से बाहर ले जाने के लिए ट्राली या ट्रक प्रयोग किए जाएंगे उसका तल और कुर्सी तल दोनों एक ही लेवल पे होने चाहिए। इससे क्या होता है कि गोदाम से बाहर निकालने के लिए या गोदाम में सीमेंट को ले जाने के लिए दोनों में परेशानी नहीं होती, यानी कह सकते हैं लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया सरल हो जाती है। अगली बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दरवाज़ा खिड़की रोशनदान पर छज्जे होना चाहिए। यदि रोशनदार खिड़की लगे हुए हैं तो इसको बंद रखेंगे हमेशा और इसके ऊपर सनसेट या छज्जा बाहर निकला होगा जिससे कि वर्षा वगैरह का जल कमरे के अंदर या गोदाम में प्रवेश ना करने पाए। अगर चट्टे लगाए जाते हैं तो एक के ऊपर एक 15 से अधिक बोरे नहीं रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ सीधा फर्श पे ना रख करके एक जलरोधी लकड़ी का प्लेटफार्म बना लिया गया और उसके ऊपर बोरे तहों के रूप में सटा करके रख दिए गए हैं। ऐसे में क्या होगा कि बोरों के बीच में गैप नहीं रह जाएगा और ये जो ओपन नीचे रखे गए हैं ये 15 बोरे से अधिक एक पे नहीं होने चाहिए। और कमरा भी इतना अधिक ऊंचाई का नहीं होना चाहिए कि 15 बोरे रखने के बाद भी उसमें अधिक ऊंचाई पे छत हो, क्योंकि अगर छत अधिक ऊंचाई पे होगा तो उसमें वायु की उपस्थिति होगी। वही वो वायु क्या करेगा कि सीमेंट से क्रिया करके सीमेंट के गुणों को प्रभावित करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सभी बोरों को आपस में सटा कर रखना चाहिए। सटा के रखने से क्या होता है कि उनके बीच में गैप नहीं होंगे। कार्यस्थल से जो हमारे खाली बोरे लौटेंगे उनका लेखा रखना चाहिए, या कह सकते हैं कि जब गोदाम से सामग्री को बाहर निकाला जाए या गोदाम में लाया जाए तो उसकी एक लेखा तैयार करके रखनी चाहिए जिससे कि सीमेंट की चोरी या कह सकते हैं हेरा फेरी पे नियंत्रण रखा जा सके। तो इस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं या कह सकते हैं विशेषताएं या गुण एक गोदाम के अंदर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मिलावा का भंडारण। सीमेंट के भंडारण के बाद अब हम बात करेंगे मिलावा। तो जो मिलावा हमारा होता है बालू हो गया या फिर कह सकते हैं गिट्टी हो गई, ये हमारे मिलावे होंगे और इनको कार्यस्थल पे स्टोर किया जा सकता है या इसके लिए कोई गोदाम ना बना करके गोदाम के पास खुले स्थान पे ही स्टोर कर लिया जाता है। जो हमारे बालू गिट्टी आदि होते हैं इनकी आयु जो होती है धूप वर्षा सीलन आदि से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती है, इसलिए इनको खुले स्थान पे भी स्टोर किया जा सकता है। गोदाम रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गोदाम में इन सामग्रियों को रखी जाएगी तो यह काफ़ी परेशानी होगा या दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि इनके जो माप होंगे
बालू या गिट्टी को, इनको माप के अनुसार अलग अलग चट्टों में या कह सकते हैं भागों में स्टोर करना चाहिए, जिससे कि इनके अवयव आपस में मिलने ना पाए। अब जो भी हमारे अवयव आएंगे ये किस खदान से आ रहे हैं, किस प्रकार से तोड़ा गया है, मिलावा का माप क्या है, आयतन व भार के आधार पर इसकी मात्रा क्या है, कौन इसको भेज रहा है, ये सारे आंकड़े उस पर अंकित रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि मिलावे के यदि भंडारण किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो मिलावों को माप के अनुसार अलग अलग रखने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे तो कई बॉक्स बना दिए गए हैं और सब में जो मिलावे रखे गए हैं यह मिलावा अलग अलग माप के रखे गए हैं। इससे क्या होगी कि जब हमको मिलावा का श्रेणीकरण करने की आवश्यकता होगी, ग्रेडिंग करने की आवश्यकता होगी, तो हम इनके अवयवों की माप हमको ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। पेड़ पौधों के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ पौधों के नीचे अवयव को रखा जाता है तो इनके पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती हैं ये आकर के इसी में मिल जाती हैं, जो कि जलयोजन क्रिया को प्रभावित करती हैं। यदि पेड़ के नीचे रखा ही जाता है तो इनको पॉलीथीन वगैरह से ढक कर रखना चाहिए, इसमें तेज हवा के कारण मिट्टी के कण या पत्ते वगैरह आकर के इसके साथ न मिलने पाए। भूमि सतह पर रखना चाहिए। बालू को नमी से बचाना चाहिए, यानी जो बालू हमारा होगा भूमि सतह पे उसको भी रखा जा सकता है, लेकिन इसको भूमि सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का एक परत जो होगा उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो सीमेंट ये हमारा बालू होगा यह भूमि से नमी अवशोषित कर लेगा, जिससे क्या होगा कि इसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी, यानी मात्रा इसकी बढ़ जाएगी। ऐसे में होता क्या है कि जब इसका हम मापन करते हैं तो आयतन कम होता है परंतु अधिक, यानी जब मापन किया जाता है तो कम ही आयतन रहेगा, लेकिन मापन करते समय आयतन बढ़ जाने के कारण मात्रा कम हो जाती है। जब इसको वहाँ से उठाया जाएगा तो 15 से 30 सेंटीमीटर तक बालू की एक परत नीचे सतह पर छोड़ दिया जाएगा। जब इसको स्टोर किया जाएगा तो यह समलंबाकार आकार में होना चाहिए, यानी जब हम मिलावा को कार्यस्थल पे स्टोर करते हैं तो ये इस प्रकार से स्टोर होने चाहिए। अगर इस प्रकार से स्टोर किए जाते हैं तो वह गलत विधि है। जो हमारा मिलावा होगा इसको अधिक ऊंचाई से नहीं गिराएंगे, क्योंकि अगर अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है तो मिलावा का जो बड़े साइज के कण होते हैं ये अलग हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि इसका पृथक्कीकरण हो जाता है, इसलिए इसको अधिक ऊंचाई से नहीं गिराया जाता है। और इसको जो चट्टे हमारे बनाए जाते हैं इनको खुले स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कि जो धूप हो ये पूरे सतह पर एक समान पड़े। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि कंक्रीट या जो हमारा मिलावा होगा कहीं पे शुष्क होगा और कहीं पे मिलावे में कुछ नमी उपस्थित होगी। तो इस प्रकार से मिलावा का भंडारण किया जाता है। अगर वही बात किया जाए कि जल का भंडारण, तो जल का भंडारण करने के लिए एक टैंक बना ली जाएगी और उस टैंक पे क्या किया जाएगा कि जलरोधी मटेरियल का या कह सकते हैं उष्मारोधी मटेरियल का लेपन कर दिया जाएगा और इसमें जल को ला करके स्टोर कर लिया जाएगा। जल वही प्रयोग किया जाता है कंक्रीट के लिए जो कह सकते हैं पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी जो पीने योग्य जल में जो जो गुण होने चाहिए वही सारे गुण कंक्रीट बनाने के लिए जो जल प्रयोग किया जाएगा उसमें भी होना चाहिए। इसको स्टोर करने के लिए पात्र कह सकते हैं कोई टंकी वगैरह बना लिया जाएगा और उसमें जल को स्टोर कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कंक्रीट का मापन या कह सकते हैं बैचिंग। कंक्रीट के मिश्रण के लिए इनके अवयवों का ग्रेड के अनुसार मापन करना कंक्रीट का मापन या बैचिंग कहलाता है। कहा जा सकता है कि एक घन यदि कंक्रीट हमको बनाना है तो उसमें बालू की मात्रा
सीमेंट की मात्रा, गिट्टी की मात्रा, जल की मात्रा कितना कितना लेंगे, ये माप करके अलग करना बैचिंग कहलाता है। अब जो हमारा बैचिंग किया जाता है, कंक्रीट का मापन या बैचिंग, यह दो प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है आयतन के आधार पे मापन या बैचिंग, दूसरा होता है भार के आधार पे मापन या बैचिंग। जब हम आयतन के आधार पे मापन करते हैं तो इसमें एक मानक बॉक्स लिया जाता है जो इस प्रकार से बना होगा। इस मापन बॉक्स का जो माप होगा यह 27 × 27 × 48 सेंटीमीटर का होगा, सेंटीमीटर क्यूब का। या फिर इस माप का ना लेकर के 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर × 39 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाया जाता है। यह हमारा मापन बॉक्स कहलाता है। क्योंकि जब हम अवयव का मापन करते हैं तो यह जो मापन बॉक्स बनाया जाता है यह एक बोरी सीमेंट के लगभग बराबर होता है। यानी एक बोरी सीमेंट का जो आयतन होता है वह 35 लीटर होता है। तो यह जो बॉक्स बनाया जाता है यह 35 लीटर का ही बनाया जाता है, जिससे कि सीमेंट का जो मापन करना हो वह एक बोरा ले लिया जाएगा। एक बोरी सीमेंट जो ली जाएगी वह 35 लीटर के बराबर होगी। यह कह सकते हैं कि इससे एक बॉक्स मापा जाए। अगर हमको 1:2:4 में अवयव को मापन करना है तो एक बोरी सीमेंट लिया गया, तो इस बॉक्स से 2 भाग बालू ले लिया जाएगा, यानी 2 बॉक्स माप लिया जाएगा और 4 बॉक्स माप लिया जाएगा गिट्टी। तो इस प्रकार से आयतन के दर से मापन किया जाता है। लेकिन जब आयतन के हिसाब से सीमेंट का भी मापन किया जाता है तो होता क्या है कि यदि कोई 1 मीटर क्यूब का बॉक्स होता है 1 घन मीटर का, और इसमें सीमेंट की मात्रा रखी जाए, खोल करके बोरे को डाला जाए, तो यह हमारा 1400 से 1602 kg तक का सामग्री आ जाता है। यानी पात्र एक ही होगा, लेकिन उसमें यदि मापा जाएगा तो 1400 kg में भी वह पात्र भर सकता है या 1500-1600 kg भी उसी पात्र में आ सकता है। तो जब आयतन के हिसाब से मापन किया जाता है तो इसमें जो मात्रा होती है यह मात्रा घट बढ़ जाती है, यानी इसका जो भार होता है यह भार हमारा घट बढ़ जाता है। अब जो हमारा मापन बॉक्स होता है, इस मापन बॉक्स के उठाने के लिए या इधर उधर खिसकाने के लिए 2 हैंडलें लगी होती हैं, जिनको श्रमिकों के द्वारा या मजदूरों के द्वारा पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक या सामग्री को भर करके मापन करने के लिए किया जाता है। अब इसमें जो सामग्री भरे जाते हैं इन पे दाब के कारण नहीं भरा जाता है, यानी सामग्री को ऐसे फावड़े वगैरह से डाल करके इसमें डाल दिया जाएगा, दबा करके नहीं भरा जाएगा, क्योंकि दबा करके भरते हैं तो इसकी मात्रा परिवर्तित हो जाती है। अब हम बात करते हैं भार के आधार पे। तो भार के आधार पे मापन किया जाता है, तो इस आधार पे मापन सीमेंट का या मिलावा का या जल जो भी होता है इनको हम केजी में मापन करेंगे। यानी कंक्रीट के जो अवयव होंगे, सीमेंट, बालू, गिट्टी और जल, इन सबको हम मापन करेंगे तो केजी में मापन करेंगे। या फिर जो हमारा जल होगा, इस जल का मापन हम केजी में भी कर सकते हैं और लीटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि लीटर में किया जाता है तो ये माप जो हमारे इसके आते हैं दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है वह 1000 होता है। इसलिए भार में और आयतन में किसी में भी जल को मापा जा सकता है। अब यदि अवयव को मापन किया जाएगा तो मापन करने के लिए कुछ तोलक मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, या कह सकते हैं कुछ तराजू या भौतिक तुला की या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक तुला की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि हम
इसका मापन करेंगे। जो हमारा सीमेंट होगा, यदि इसका मापन किया जा रहा है, भार के आधार पे करते हैं, तो इसमें ±2% तक की कमियां मान्य होंगी। या अगर मिलावा का या पानी का इनका करते हैं तो ±3% तक की कमी या वृद्धि मान्य होती है, लेकिन इससे अधिक होने पे यह मान्य नहीं होता है। अब हम अगर बात करें कि जो ये 2 प्रकार से मापन किया जाता है, कौन सा मापन हमारा अच्छा पड़ता है, यानी कार्य के लिए किस प्रकार से मापन किया जाए तो वह हमारा अच्छा होगा। तो यहाँ पे भार के आधार पे यदि मापन किया जाता है तो यह मापन सबसे अच्छा माना जाता है। जो आयतन के आधार पे मापन किया जाता है, ये छोटे मोटे कार्यखंडों के लिए ही उपयुक्त है। जब कोई महत्वपूर्ण कार्यखंड या भारी कंक्रीटिंग कार्य, मास कंक्रीटिंग कार्य होती है, तो वहाँ पे मापन हम भार के आधार पे करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भार मापन के लिए कौन कौन से तुला प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिखाया गया है स्प्रिंग तुला। यह इस प्रकार से बना होता है। ये सारे हमारे स्प्रिंग तुला दिखाए गए हैं। ये हमारा किसी आधार से फिक्स कर दिया जाता है और यहाँ पे एक टोकरी लगा करके और सामग्री को इसी टोकरी में ला करके भरा जाता है। और इस पे यदि देखेंगे तो एक स्केल लगी होती है। इसी स्केल पे पाठ्यांक को पढ़ लिया जाता है और यह नोट कर लिया जाता है कि इसका भार कितना होगा। जो ये हमारे तुला आते हैं स्प्रिंग तुला, यह 100 kg से लेकर के और 200 kg तक के मापन के लिए उपयुक्त होता है। इसको कार्यस्थल पे कहीं पे भी लाने ले जाने में सरलता होती है, क्योंकि यह बहुत छोटे आकार का और कम भार का होता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस तुला को ले जाने में सरलता होती है। वहीं पे दूसरा हमारा है इलेक्ट्रॉनिक तुला, जो हमारा इस प्रकार से बना होगा। यहाँ पे किसी टोकरी को रख करके और उस टोकरी में सामग्री को रख दिया जाएगा और यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है, इस डिस्प्ले पे उसके भार को शो करेगा। अब यह जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक तुला आता है, ये इसकी क्षमता के अनुसार कई प्रकार के आते हैं। 500 kg या इससे अधिक तक की क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक तुला प्रयोग में लाया जाता है, जिससे कि सामग्री को तौल करके और मापन कर लिया जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तुला, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले अलग होता है और यह एक प्लेटफॉर्म बना होता है। जिस भी सामग्री का मापन करना होता है या तौलना होता है, उस सामग्री को किसी पात्र में भर करके और ला करके इस पे रख दिया जाएगा और उसी पे सामग्री को भर लिया जाएगा। ऐसे ही होल फुल तुला दिया है, फॉर्म तुला, जिसके साथ आधार और उसी के साथ हमारा डिस्प्ले भी फिक्स होगा। यही जैसे यहाँ पे मापन किया जाता है, वैसे यहाँ पे भी मापन किया जाता है। इसमें सामग्री को भर करके रखेंगे, यहाँ डिस्प्ले पे देख लिया जाएगा कि कितना है। अब ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं तो इनको चलाने के लिए सेल, रासायनिक सेल या कह सकते हैं विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो कार्यस्थल पे ले जाते हैं तो वहाँ सेल की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वहाँ पे मापन किया जा सकता है। ऐसा इसमें हम यही देखेंगे। इसके अलावा भी होते हैं कि प्लेटफार्म हो गया, प्लेटफार्म तुला। प्लेटफार्म तुला जो होता है, जैसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ अचल भार वगैरह या कह सकते हैं बैलेंस करने के लिए। जैसे अगर प्लेटफार्म तुला की बात किया जाए तो जो हमारे धर्म कांटे होते हैं, जहाँ पे ट्रकों वगैरह को तौलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, एक आधार बना दिया जाता है। अगर भूमि सतह यहाँ पे है तो इस सारी व्यवस्था यहाँ पे कर दी जाएगी। जो हमारी ट्राली ट्रैक्टर या ट्रक होगा वो यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। एक यहाँ पे कक्ष बनाया जाएगा और यहाँ पे प्लेटफार्म जो होगा उस प्लेटफार्म पे गाड़ी को ला करके रखा जाएगा और इससे यहाँ से इस प्रकार से व्यवस्था किया जाता है कि यहाँ पे इसका मापन हो जाता है, कि यह डिस्प्ले हो जाता है कि कितना भार हो रहा है। ऐसे ही हमारा व्हील बैरो स्केल भी प्रयोग में लाया जाता है। ट्राली प्रकार का
तौलक भी प्रयोग में लाया जाता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।